नमस्कार। IND एजेंडा एग्जैक्ट पोल कितने एग्जैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन एक विमर्श बहुत जरूरी है कि अब ये जो पूर्वानुमान हैं वो कितने मुफीद साबित होते हैं, कितने सही साबित होते हैं। चर्चाओं का दौर चल निकला है, चाहे बात आसाम की हो, चाहे बात बंगाल की हो, तमिलनाडु की हो, केरला की हो। चारों राज्यों में जिस प्रकार से नतीजों की बात आ रही है, असम को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं भी नतीजे बहुत अच्छे देखने को नहीं मिल रहे। बंगाल को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के दावे थे, वो दावे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के दावों की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं धैर्यवर्धन शर्मा जी, मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अब्बास हफीज साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। प्रकाश हिंदुस्तानी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे धैर्यवर्धन जी। धैर्यवर्धन जी, बहुत मेहनत की, कोरोना के काल में चुनाव में पूरी ताकत झोंकी, एक आरोप या एक दंश, एक कलंक की तरह अब आपके ऊपर वो लगा रहे हैं कि चुनाव की लालसा में आपने देश को कोरोना में झोंक दिया। खूब रैलियां की, लेकिन पूर्वानुमान बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे। नवीन पुरोहित जी, उसका हम जवाब कई बार दे चुके हैं कि राजनीतिक दल विवश होते हैं। यदि चुनाव आयोग ने कोई कार्यक्रम बना दिया है तो हम सबको उसका पालन करना होता है। कार्यकर्ता भी जाते हैं, नेता भी जाते हैं, प्रवक्ता भी जाते हैं, प्रचारक भी जाते हैं, स्टार प्रचारक जाते हैं, मीडिया भी जाती है, प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी जाते हैं, मतदान टोली भी जाती है। मजबूरी हो जाती है, तो उस पर चर्चा तो बाद में हो जाएगी। खैर, अभी केवल इतनी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अब तक का सर्वश्रेष्ठ और अचंभित कर देने वाला प्रदर्शन करने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। जहां तक सारे लोगों का अनुमान है, वे यही भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 40% के आसपास वोट हासिल करेगी, और यही पूर्वानुमान टीएमसी को लेकर के भी है। अब 2-3% का जो स्विंग है, हम अपने चश्मे से देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि वह स्विंग हमको मिल रहा है, हम बढ़त बनाने वाले हैं, उसमें लगभग 25 सीट का फायदा हमको मिलेगा, तो सुनिश्चित तौर पर हम सरकार बनाएंगे। पर यदि किसी कारण से मतदान के दिन जो गुंडागर्दी हुई है, जो पोलिंग पर मारपीट हुई है, और यदि मतदाताओं को मत डालने से वंचित किया है, ऐसे तमाम कारणों से यदि 2-3% का हमारा अनुमान बिगड़ता है और वो 2-3% का स्विंग टीएमसी के खाते में जाता है, तो फिर निश्चित तौर पर सरकार बनने और बिगड़ने की स्थिति हमारे विपरीत जाएगी। पर हम आशान्वित हैं कि मोदी जी को लेकर के लोगों ने बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। बहुतायत में हमें जन समर्थन प्राप्त हुआ है। जी, जो पश्चिम बंगाल का परिदृश्य है, एक बार उससे आपको वाकिफ करा देते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो एग्जैक्ट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो किस प्रकार के हैं। एक नजर डालिएगा। एबीपी का जो सर्वे है सी वोटर का, उसमें टीएमसी की सरकार बनती हुई दिख रही है। 152 से 164 सीट। भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ हालांकि शतक लगाया है। लेफ्ट को भी 14 से 25 की सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। रिपब्लिक सीएनएक्स भी कहीं ना कहीं टीएमसी के फेवर में है, लेकिन रिपब्लिक सीएनएक्स की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बहुमत दिखा रहा है। ईटीजी रिसर्च टीएमसी की स्पष्ट बहुमत की सरकार को प्रदर्शित कर रहा है, और पी मार्क वो भी टीएमसी को प्रदर्शित कर रहा है, और न्यूज एक्स पोल स्टार्ट वो भी टीएमसी को बता रहा है कि टीएमसी की सरकार बनेगी। तो ये एग्जैक्ट पोल जो है टीएमसी के फेवर में है। सिर्फ एक रिपब्लिक सीएनएक्स को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती हुई नहीं दिख रही है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है। तो ये एक परिदृश्य है
जो 5 पूर्वानुमान आए हैं अलग अलग सर्वे एजेंसीज के द्वारा, उसमें पश्चिम बंगाल में बहुत जोर आजमाइश की, लेकिन सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है बीजेपी की। अब्बास हफीज साहब से सीधा सवाल करूंगा। अब्बास जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती हुई नहीं दिख रही है। 2 मई दीदी गई और तमाम प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी के, हालांकि एक अच्छा नंबर भारतीय जनता पार्टी को वहां मिलना बताया जा रहा है पूर्वानुमानों में। तो सीधा सवाल आपसे कर लेता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की इस स्थिति को आप किस दृष्टिकोण से देखेंगे? जब भी चुनाव होते थे नवीन जी, और चुनाव के मतदान का आखिरी फेज खत्म होता था, तो हम सब चर्चा भी करते थे, और चर्चा करने से पहले बहुत ज्यादा स्क्रूटनी के साथ एग्जिट पोल का स्टडी भी किया जाता था। ये पहला चुनाव है जहां पर एग्जिट पोल को मैंने देखा भी नहीं है कि ये क्या बता रहा है, आपके चैनल के माध्यम से पता चला है। क्योंकि आज एग्जिट पोल और चुनाव का परिणाम, ये आज इस देश के लिए मैटर नहीं करता है। इस देश के लिए मैटर कर रहा है जो वहां पर परिणाम अब हो गया है कोरोना का घातक, कि कोरोना विस्फोट हो गया, और हाईकोर्ट्स ने जगह जगह के लताड़ लगाई चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग जैसे संस्था को क्या आपने पालन नहीं कराया, तो जीत किसकी हो रही है किसकी नहीं हो रही पहले से भी मालूम था। तृणमूल ने भी अपनी नहीं रोकी रैलीज, जिनको जीतता हुआ दिखा रहे हैं यहाँ पर, उनके पास भी स्टेट की जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट तो थी, वहां पर वो जिम्मेदार भी थे, उनके स्वास्थ्य मंत्री एक्टिव भी रहे, उनकी जिम्मेदारी भी थी, पर उन्होंने भी अपना प्रचार नहीं रोका। सिवाय एक नेता राहुल गांधी जी के, उनके अलावा कोई प्रचार रोकने को तैयार भी नहीं था। उन्होंने रोक दिया, उसके बाद भी किसी ने नहीं रोका। पर जितने गुनाहगार तृणमूल के लोग नहीं है, उससे बड़ा मसला यह है कि देश के प्रधानमंत्री की प्राथमिकता बंगाल का चुनाव बन गया, देश के गृह मंत्री की प्राथमिकता बंगाल का चुनाव बन गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बंगाल में थे, देश के गृह मंत्री बंगाल में थे, दोनों ही बीजेपी सरकारों के मंत्री हैं। तो ये बहुत दुखद है कि आने वाले समय में आप दुनिया जीत लोगे, हम तो कहते हैं आप लंदन, इंग्लैंड, अमेरिका, सब जगह सरकारें बना लोगे, लेकिन जब देश नहीं बचेंगे, लोग नहीं बचेंगे, उनका क्या करोगे आप? जितना इन्होंने हवाई खर्चे, हवाई जहाजों में खर्चे कर दिए ना अपने उड़ने उड़ाने के अंदर, न जाने कितने वेंटिलेटर उसमें आ जाते। हम भी गलत हैं कहीं ना कहीं, और सबसे पहले लोग थे हम जिन्होंने अपनी गलती को सुधारा, जिन्होंने अपनी गलती को माना। हम ये नहीं कह रहे कि हम गलत नहीं हैं, पर चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया चुनाव का, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना भविष्य देखना था, सब चीजें देखनी थी, अपना अस्तित्व बचाने के लिए जाना था। लेकिन जब आप निरंतर देखते चले गए, हमारे ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं थी, सिर्फ एक विपक्ष की जिम्मेदारी और एक आम नागरिक की जिम्मेदारी। जो जिम्मेदार, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। हमारे साथ लोगों की सांसें चले गई, ये आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज जी ने भी ज्वाइन किया है इस खास मुद्दे पर। हमारे साथ प्रकाश हिंदुस्तानी साहब भी हैं। प्रकाश जी, बंगाल का चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव था, और उसे राष्ट्रवाद बनाम क्षेत्रवाद और तमाम सारे वादों को, विवादों को जन्म देने वाला चुनाव था। जो पूर्वानुमान है वो कहीं ना कहीं टीएमसी को राहत देने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी के माथे पर कहीं ना कहीं परेशानी की लकीरें खींचने वाले हैं। भले ही किसी काल में चुनाव हुआ हो, लेकिन चुनाव के नतीजे तो, अब चुनाव हो चुका है तो नतीजे तो मायने रखेंगे। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। नवीन जी, चुनाव के नतीजे तो बहुत मायने रखते हैं, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन बीजेपी को अगर सरकार बनाने का मौका नहीं भी मिलता है तो 3 सीटों से जितनी भी सीटें बढ़ेंगी वो बीजेपी की इस चुनाव में सफलता कही जा सकती है। लोकसभा चुनाव में हालांकि विधानसभा चुनाव वार हिसाब किया गया तो पता चला 121 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आ गए थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव प्रधानमंत्री को सामने रखकर लड़े जाते हैं, और इसीलिए विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री को आगे रखा गया, और ये मोदी वर्सेस दीदी की लड़ाई हुई। अब फाइनली 2 तारीख को ये नतीजे आएंगे, लेकिन ये बात कही जा सकती कि बीजेपी अच्छी बढ़त पा रही है, और बीजेपी के लिए संतोष की बात है कि 3 सीटों से बढ़कर अगर 100 के ऊपर सीटें भी आ गई तो बहुत बड़ी सफलता बीजेपी को कही जा सकती। तृणमूल के साथ उपलब्धि की बात यह होगी कि लोग तृणमूल से इतने नाराज हैं। वहां के लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को जिताना नहीं चाहते, हम तृणमूल को हराना चाहते, ये हमारा एजेंडा है। लेकिन वे लोग अपने एजेंडे में कामयाब नहीं हो पा रहे। तृणमूल फिर कामयाब है अगर इस चुनाव के नतीजे, इस सर्वे को, एग्जिट पोल को सही माना जाए तो। जी नवीन जी। मनोज जी, आपने भी एक बार बंगाल के चुनाव के स्टैटिक्स देख लिए हैं, जो भले ही वो एग्जिट पोल के स्टैटिक्स हों, लेकिन वो आंकड़े, पूर्वानुमान के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी को खुश करने वाले तो नहीं।
निश्चित रूप से, लेकिन प्रकाश हिंदुस्तानी जी जो कह रहे हैं उसमें भी दम है कि 3 से यदि वहां तक पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर जो मेरे सामने दिखाई दे रही है जो सीट है जिसको हम समझ रहे थे, करीब करीब 135 से 140 के आसपास भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंचेगी यदि हम सारे आकलन कर लें। और इसी तरह टीएमसी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन हमें लगता है कि ये जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है उसमें टीएमसी भी सरकार से हो सकता है कि आसपास कहीं रहे, जो आंकड़ा दिखाई दे रहा। तो एक भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राहत भरी खबर हो सकती है। लेकिन इसके बीच में जैसा अब्बास भी जिक्र कर रहे थे कोरोना का, तो अंतिम जो 2 पायदान के चुनाव छूट गए जिसमें नरेंद्र मोदी की सभाएं नहीं हो पाई, रैली नहीं हो पाई, तो अंत में ये कहने का मौका जरूर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा कि कोरोना के कारण मोदी जी ने वहां की रैलियां छोड़ी और उसका असर ये हुआ कि हम 10, 15, 20 सीट से पीछे रह गए। तो ये एक हो सकता है। लेकिन असम से एक बड़ी खबर जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, यदि असम हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि शायद कांग्रेस की वहां वापसी होगी, कांग्रेस की सरकार होगी, लेकिन वहां पर बड़ा अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और असम के यदि हम आंकड़ों को भी देख लें तो असम में कुल मिलाकर 75 से 85 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है। एक बार जैसा आपने असम का जिक्र किया है, तो एक बार हम असम के जो एग्जैक्ट पोल हैं जो आए हैं नतीजे, एक बार असम के जो आंकड़े हैं जो एग्जैक्ट पोल के स्टैटिक्स हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। एक बार असम की गणित समझते हैं। इंडिया टुडे ने जो वहाँ सर्वे किया उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बड़े स्पष्ट बहुमत के साथ आ रही है। रिपब्लिक CNX का भी लगभग वैसा ही है। सी वोटर भी भारतीय जनता पार्टी को वहाँ स्पष्ट बहुमत दे रहा है और चाणक्य भी दे रहा है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी असम में सरकार बना रही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा इन पूर्वानुमानों के आधार पर। लेकिन असम में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वापस से रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की, मनोज जी, असम में तो सरकार पहले से ही है, अगर वो अपनी सरकार को रिपीट कर पाए उनके लिए निश्चित रूप से अच्छी बात है। एक स्थायित्व मिलता है, सरकार के 5 सालों का आकलन होता है कार्य का। लेकिन बंगाल जो है प्रतिष्ठा का प्रश्न था। पूरे देश के चुनाव के नतीजों पर अगर सबसे ज़्यादा गहमा गहमी किसी नतीजे पर रहेगी तो वो बंगाल के उस पर रहेगी। और फिर कहीं ना कहीं अगर ममता दीदी अपना रुतबा कायम रख पाती हैं, अपनी विजयश्री कायम रख पाती हैं, तो वो पहली ऐसी नेता होंगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बिल्कुल स्पष्ट खिलाफत करने के बाद अपना गढ़ बचाने में कामयाब होंगी। एक बड़े नेता के तौर पर वो उभरेंगी, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से। और ममता बनर्जी हालांकि हमेशा अपनी बात को जो कहती रही है वो करती भी रही है। आप देखिए पूरा मतलब पहले के समय से, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से आप देख ले तो उनका एक अलग तरह का नेचर रहा है। और उन्होंने जो कहा है कि यदि मुझे नहीं रहना तो नहीं रहना, काम करना है तो करना। आप देखिए कि एक पैर जो उनका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से उसको पूरा बनाने का प्रयास किया, अब ये कहा जा सकता है जैसा भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग कर रही थी वैसा पहली बार ममता बनर्जी भी एक अलग रूप में नजर आई। और जब उनका पैर टूटा तो उन्हें उसी को बनाना चाहा, हर मंच पर वो पहुंची। तो जनता को सीधे तौर पर, वैसे महिलाओं का वोटर जब चर्चा हो रही थी वहां पर, तो ये भी समझ आ रहा था कि महिला वोटर जो है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के साथ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास बहुत किए और आप देखिएगा जब परिणाम सामने होंगे उसको अलग तरीके से हम देखेंगे कि कितना पुरुष वर्ग साथ गया है, कितना महिला गया। तो हमें लगता है कि महिलाओं का साथ ममता बनर्जी को मिलने जा रहा है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के लिए एक चैलेंज ही कहा जाएगा, जिन्होंने इतनी रैलियां की है उसके बाद ममता बनर्जी यदि वहां आती है। पर दूसरा यदि हम मुद्दा देखते हैं कि 3 से लेकर वहां तक पहुंचती है तो ये सफर बड़ा गजब है। और भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चलती है यदि 3 से 300 तक केंद्र में पहुंचती है तो भी सफर को आप देखा जाएगा कि देखिए अब ये सफर तो फिर वो वैसा ही रह जाएगा जैसा कि हालांकि कांग्रेस का भी मध्य प्रदेश में सफर लगभग वैसा ही रह गया है कि बहुत अच्छी उसके आसपास पहुंच गई थी। लेकिन पश्चिम बंगाल हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में बैठकर, चूंकि मध्य प्रदेश के काफी सारे नेता वहां पर नजर अभी फिर मैं 2 स्टेटिक्स की तरफ आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहूंगा। तमिलनाडु और केरला, वहां के चुनावी पूर्वानुमान क्या कह रहे हैं? तमिलनाडु में कहीं ना कहीं AIDMK जो क्षेत्रीय पार्टियां और DMK उनके बीच में ही फाइट है और वहाँ DMK को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है तीनों सर्वे में। वहाँ कोई है ही नहीं। तो AIEDMK और DMK और AMK वहाँ जो भी है इन्हीं के बीच में है। वहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कोई दखल नहीं है। तो तमिलनाडु में तो DMK सरकार बना रही है, ऐसा पूर्वानुमान में स्पष्ट है। केरल में कहीं ना कहीं LDF जो है वो
पुनः सरकार अपनी स्थापित करने में कामयाब होती हुई दिख रही है। कांग्रेस वहां एक बड़ा विपक्षी दल बनकर उभरी जरूर है, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस नहीं दिख रही है। तो ये चारों राज्यों के जो पूर्वानुमान हैं वो आपके सामने हैं। अब वापस से सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर और सवाल सीधा, अब्बास जी, कांग्रेस सरकार बनाती हुई कहीं नहीं दिख रही है। अब्बास जी की आवाज नहीं आ रही जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं नवीन जी कि कांग्रेस जो है, आपको आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही। कांग्रेस जो है वो तमिलनाडु में सरकार बनाती हुई दिख रही है। अभी आपने कहा डीएमके हमारा अलायंस है, डीएमके से हमारा अलायंस है, बीजेपी का जो अलायंस है एआईडीएमके से जो अलायंस तो ठीक है, कांग्रेस को अलायंस की जरूरत पड़ रही है। मतलब मैं स्पष्ट कांग्रेस की बात कर रहा हूं। परिस्थितियां होती है, सब तरफ अलायंस है। ठीक। असम में बीजेपी का भी अलायंस है, हमारा भी अलायंस है। तमिलनाडु में बीजेपी का भी अलायंस है, हमारा भी अलायंस है। बीजेपी कहती है कि वो हमसे बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है, ग्रांड वर्ल्ड पार्टी से बड़ी पार्टी हो गई है, देश में उसकी सत्ता, उसके बाद भी वो अलायंस में है। ये परिस्थितियां हैं बदली हुई। केरला में सबका अलायंस है, तो केरला में हमारा अलायंस बहुत टफ फाइट देकर हम तो कभी भी दावा करते हैं वहां हम सरकार में आएंगे। तमिलनाडु में हम सरकार में आ रहे हैं। असम हमारे अंदाजे से, एग्जिट पोल्स तो मध्य प्रदेश का भी हमने निपटा दिया था। जैसे आप रिपब्लिक सीएनएक्स की बात कर रहे हैं, रिपब्लिक सीएनएक्स ने पूर्ण बहुमत कंफर्टेबल मेजोरिटी दी थी शिवराज सरकार को, बीजेपी सरकार को 2018 के अंदर। हमें कहीं का नहीं छोड़ा था। असम में हमारा जो गठबंधन हुआ है बहुत ही अच्छा फैक्टर्स पैरामीटर्स पे हुआ है। हम बोडोलैंड की जो पार्टी है उसके साथ है, हमारे साथ बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है। 3 पॉलिटिकल पार्टीज, आसाम 3 हिस्सों के अंदर बटा है, असम, अपर असम, मिडिल असम, लोअर असम। उस सब के अंदर हमारा असर है सीधा सीधा। तो ये बंगाल के अंदर जरूर हम कह रहे हैं कि हमारी कमजोरी भी रही कैडर की, और उसके साथ साथ हमने प्रचार बहुत थाम भी दिया बहुत पहले, क्या हम पूरा फुल फ्लेज उतरे भी नहीं थे। राहुल जी की एक सभा हुई है बंगाल के अंदर, और जिम्मेदारी थी सबकी कि आज कलकत्ते में हर दूसरा व्यक्ति पॉजिटिव पाया जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है ये भी सोचना होगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होते हुए किस हालत में आ रही है ये भी देखना चाहिए। समझ लेता हूँ। धैर्यवर्धन जी, बहुत ताकत झोंकी है आपने, और जो भी है आपके पास वहां खोने को खास था नहीं। 3 से अगर आप आगे, आपको तो आगे ही जाना है, लेकिन आपका पूरा का पूरा जो लक्ष्य था वो लक्ष्य भेद तो आपका जीत था। 2 मई दी गई, और जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभाएं की, और जिस प्रकार से तमाम राज्यों से, संघ के, संगठन के, सरकारों से जो गणमान्य आपके कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे, बहुत मेहनत की गई, बहुत ताकत लगाई गई। और अगर आप सरकार को वहाँ से नहीं बना पाते हैं, सरकार ममता बनर्जी की सरकार को आप वहाँ से नहीं हटा पाते हैं, तो ठीक है, उसको आप कैसे भी मान लीजिए, लेकिन कुल मिलाकर वो बहुत संतोषजनक ही कह सकते हैं। आपको आनंद नहीं आएगा क्योंकि आपको जीत का स्वाद ज़्यादा लग चुका है आपके मुंह पे। तो अगर लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे तो आपको मतलब नहीं निकलेगा, आपके ऊपर सवाल तो उठेंगे, और वहाँ कोरोना तो फैला हुआ है बहुत ज़्यादा। कैलाश विजयवर्गीय जी, नरोत्तम मिश्रा जी और हमारे अरविंद मेनन साहब, बहुत सारे लोग वहां लगे थे। पार्टी की व्यवस्था है, बीजेपी में एक प्रांत के लोगों को दूसरी जगह भेजा जाता है। पर मैं अब्बास हाफिज साहब की बातें सुनकर केवल यही सोच रहा था, जब बंगाल पर ये अपनी बातें बता रहे थे, कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पड़ोसी का लल्ला हुआ है, माता पिता चाचा ताऊ, उन सबसे ज्यादा हल्ला एक पड़ोसी मचाता है। लेकिन आपको जितने लेबर पेन हो रहे हैं और अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो तकलीफ होगी ना। नहीं, हम तो अचंभित कर देने वाली संख्या लेकर क्या रहे हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह है ही नहीं। आप मुझे बताइए, कोई भी हमें सरकार बनाने से कम की संख्या बता रहे क्या? और हम कह रहे हैं सरकार बनाने जा रहे हैं। अब्बास जी, मेरा गठबंधन में नहीं है, आप हर जगह गठबंधन। अब्बास जी, गलत बात है। आपका नंबर है तब आप बोलिएगा। अभी आप सुनिए, क्योंकि मैंने इसलिए बोला है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इन पे क्या है? पिछली बार भी इन्होंने बहुत सर चोटी की ताकत लगाई, पश्चिम बंगाल में साफ अपनी इज्जत भी नहीं बचा पा रहे, और इस बार भी ये घोषणा कर दी राहुल गांधी जी ने कि मैं नहीं जाऊंगा। अरे बुला कौन रहा था तुम्हें भाई? तुम्हारी कोई सभाएं नहीं हो रही थी, तुम्हें वोट नहीं मिल रहा, तुम्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा,
और बहुत बदहाली का दौर है तुम्हारा। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि हर सर्वे हमसे हमारे बारे में कह रहे हैं कि हम शतक बना रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हमारे और टीएमसी का बहुत नजदीकी मुकाबला है, सरकार हम बना सकते हैं, और 2 से 3% का मतांतर बना सकते हैं। आपको बस वही फार्मूला अपनाना पड़ेगा जो आपका पेटेंट फार्मूला है। करा लो आप तो 15% वोट शेयर से आगे नहीं बढ़ोगे, ये मेरा दावा है। IIT 24 पे पश्चिम बंगाल के अंदर ये रिपब्लिक TNX के सर्वे पे भरोसा नहीं करते हम, भविष्य में देखा है इसको वो। चलिए आप मनोज जी इस पूरे परिदृश्य को किस तरह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से अगर इन्हीं पूर्वानुमानों के आधार पर जो परिणाम आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से संतोषजनक होंगे? जहां सरकार थी वहां सरकार है, जहां पश्चिम बंगाल में एक अच्छा नंबर वो लेके आ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस को ठीक है अलायंस में है, कहीं ना कहीं फाइट में दिख रही है, लेकिन एक स्पष्ट जितनी बड़ी पार्टी है उतना बड़ा नंबर, उतनी बड़ी स्पष्ट प्रेजेंस दिख नहीं रही है, क्लियर प्रेजेंस नहीं है। देखिए हमें लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी यदि जो नतीजे अभी दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से पूर्वानुमान नजर आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कहीं मदद कर सकती है पश्चिम बंगाल में टीएमसी की, क्योंकि जो सीटों का दिखाई दे रहा 14 से 15 सीटें कांग्रेस के खाते में भी जाती दिखाई दे रही जो दिखाया गया। तो यदि ऐसा होता है तो फिर निश्चित रूप से एक उपलब्धि होगी कांग्रेस के खाते में कि वो एक सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से सीधा सामना कांग्रेस का है और कांग्रेस ये चाहती भी है कि बीजेपी ना आए, बाकी कुछ भी हो जाए। तो बीजेपी को तो नुकसान होता दिखाई दे रहा। तमिलनाडु में बहुत मेहनत की है भारतीय जनता पार्टी ने, जो अलायंस हुआ था LDF के साथ, तो वो भी कहीं हमें लग रहा है कि उसका बहुत ज़्यादा माफ करिएगा AIDMK के साथ, तो उसका भी बहुत ज़्यादा फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ DMK वापस आ रही और उसमें कांग्रेस का योगदान रहेगा, कांग्रेस की सीटें भी वहाँ ठीक ठाक दिखाई दे रही। तो ऐसा नहीं है, ये चुनाव यदि कोरोना के बीच में हुआ तो कांग्रेस के लिए हल्की सी खुशखबरी देने वाला हो सकता है जो पूर्वानुमान दिखाई दे रहा है। लेकिन चिंता इस बात को लेकर होगी भारतीय जनता पार्टी को, क्या कोरोना के दौर में चुनाव कराना बीजेपी के लिए महंगा पड़ गया? क्योंकि यदि असम में तो वापस हो रही है, और असम में भी आप देखिए आंकड़ों की बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 75 से 85 है और कांग्रेस को हम देख रहे हैं तो कुल मिलाकर 60 से 50 के 60 के बीच में जा रही। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन कुल मिलाकर स्थितियां देखी जाए तो कांग्रेस का जो खोया हुआ जनाधार है वो थोड़ा सा वापस आता हुआ नजर आ रहा है। जी, प्रकाश हिंदुस्तानी साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार समीक्षक। उनसे समझना चाहूँगा कि सर अगर इसको एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें, सामान्यतः पहले राष्ट्रीय पार्टियों का दबदबा हुआ करता था, फिर क्षेत्रवाद हावी हुआ, फिर अब एक अलायंसेस की एक ट्रेडिशन बन गई है कि वो लोग जो लगभग एक विचारधारा को फॉलो करते हैं या एक विचारधारा को एक्सेप्ट करते हैं तो वो अपने निजी स्वार्थों को साइड में रखकर कहीं ना कहीं गठबंधन कर लेते हैं। और ये भी नया देखने में आया कि विपरीत विचारधारा के भी लोग मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जैसा कश्मीर में किया, जैसा कांग्रेस ने महाराष्ट्र में किया, ऐसा अब चुनाव में सरकार बनाना प्राथमिकता हो गई है, तो परिणाम के बाद के भी अब परिणाम होने लगे हैं। आपसे एक व्यापक प्रतिक्रिया के बाद ये चर्चा समाप्त करूंगा। नवीन जी, जैसा कि आपने असम में देखा, वहां तो पोस्ट पेड विधायक थे बीजेपी के, प्रीपेड विधायक लोग तो कांग्रेस के जो विधायक थे उन्हें बीजेपी ने अपने साथ ले लिया। तो ये विकल्प तो बीजेपी के पास सामने खुला है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि बंगाल में जो सर्वे कह रहे हैं उससे ज्यादा अलग परिणाम आने वाले हैं, क्योंकि अभी आपने कहा कि ममता बनर्जी बहुत बड़ी नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय पदाधिकारी रही तृणमूल में जाने के पहले, और अगर वे दोबारा मुख्यमंत्री बनी तो वे प्रधानमंत्री को सीधी सीधी चुनौती देंगी। और जैसा कि उन्होंने एक सभा में कहा भी था कि हमें हराने वालों को हम दिल्ली में हराकर बताएंगे। तो लड़ाई, एक नई लड़ाई की शुरुआत इसे मानिए। अगर बंगाल में तृणमूल की सरकार फिर से बनती है तो देश की राजनीति थोड़ी बदल जाएगी। ममता बनर्जी वापस दिल्ली के केंद्र में जाने की कोशिश करेंगी, अपने प्रभाव को बनाने की कोशिश करेंगी। तो ये नतीजा चुनाव के बाद जो लगता है वो ये है। और असम में क्योंकि बीजेपी ने काफी सारे विधायकों को अपने यहाँ मिला लिया था, सरकार बना ली थी। केरल में जरूर कांग्रेस ने बहुत मेहनत की, उसका नतीजा भी आएगा। राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा मेहनत केरल में की थी और उसका नतीजा केरल में कांग्रेस को दिखता हुआ नजर आ रहा है। नवीन जी। जी, तो निश्चित रूप से पूर्वानुमानों के बाद
परिणाम क्या होंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा, और उन परिणामों के बाद भी फाइनली सरकार बनने बनाने तक के परिणाम क्या होंगे वो अब वर्तमान दौर जिस प्रकार का हो गया वो और भी ज्यादा विस्मयकारी होंगे, दिलचस्प तो होंगे ही होंगे। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो जिस प्रकार की परिणाम को लेकर एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिस प्रकार की स्टैटिस्टिक्स सामने आई हैं, जिस प्रकार के समीकरण सामने आए हैं, उन्हें बहुत अच्छा किसी के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्पष्ट एक जगह कांग्रेस सरकार बना रही है तो दूसरी जगह कांग्रेस बढ़त में, एक जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है थोड़ी ज्यादा बढ़त में है। लेकिन इन सब को छोड़कर केंद्र है बंगाल। बंगाल में कौन बंगाल टाइगर बनेगा, किसकी दहाड़ जो है दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचेगी, ये बड़ा सवाल है। अब जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, लेखक, विचारक प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने कहा है कि परिणाम पूर्वानुमानों के विपरीत भी हो सकते हैं, पूर्वानुमानों से इतर हो सकते हैं, चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो अगर वो चौंकाने वाले हुए पूर्वानुमान से परिणाम तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये तय है कि सरकार बनाने के लिए जिस प्रकार से अब दल कोशिशें करने लगे हैं, जो आजमाइश करने लगे हैं, गठबंधन करने लगे हैं, अलायंसेस बनाने लगे हैं, वो निश्चित रूप से चौंकाने वाले होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।